हम जा रहे हैं लेक्चर 27 डिस्कस करने। इस लेक्चर में आपको सबसे पहले XML BAPS XML ब्राउज़र ऐप्स, ये क्या ऐप्स होती हैं? ये वो ऐप्स होती हैं, ये वो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क होता है जो WPF एप्लीकेशन को वेब ब्राउज़र में रन करने के लिए हेल्प करता है। अच्छा जी, सिल्वर लाइट। अच्छा, सिल्वर लाइट क्या है? सिल्वर लाइट वो ये भी है फ्रेमवर्क है, ये सपोर्टेड बाय एवरी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ के अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स, मैक, सबको सिल्वर लाइट सपोर्ट करता है। तो ये जो है पार्शियल ट्रस्ट पे WPF कंटेंट को वेब ब्राउज़र पे डिलीवर करती हैं। लाइक पार्शियल ट्रस्ट मीन्स फुल ट्रस्ट कंटेंट नहीं होता, बट इसमें कोई रिस्क भी नहीं होता। अच्छा, वर्चुअल स्टूडियो में हम किस तरह से, सबसे पहले ये देख लें डिफरेंसेस आर दैट नॉट ऑल फीचर्स अवेलेबल बाय डिफ़ॉल्ट, ये डिफरेंस होता है इनके बीच में। उसके बाद इन वर्चुअल स्टूडियो आप कैसे WPF ब्राउज़र एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, फिर UI पेज करेंगे और फिर कंपाइल एंड रन। ये UI पेज क्या है? यूज़र इंटरफेस पेज जो होता है वो UI पेज होता है, जहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें देखते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्लिक वंस एप्लीकेशन बहुत सारी WPF बेस्ड होती हैं। क्लिक वंस एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती हैं जो वन टाइम इंस्टॉलेशन पे होती हैं, और वो एप्लीकेशन कैश मेमोरी यूज़ करती हैं। कैश मेमोरी जो टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो ये हमारा स्टार्टिंग में ये बताया हुआ है। उसके बाद आप देख लें कि भाई पैरामीटर और जो डाटा पास होता है किसी भी ब्राउज़र में, उसके दो वेज हैं। एक तो ये है कि वो इधर ब्राउज़र इंटर ऑपरेटर हेल्पर डॉट सोर्स को यूज़ करके URL पास करें, या दूसरा ये सिस्टम होता है कि आप कुकीज़ के ज़रिए डाटा पास करें। GSC क्या होती है? ग्लोबल असेंबली कैश। ये वो असेंबली होती है जिसमें तमाम कैश मेमोरी स्टोर होती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, डाउनलोडिंग फाइल का याद रखिएगा कि WPF वर्क ऑन सिंगल पेज डाउनलोड। WPF सिंगल पेज डाउनलोड पे वर्क करता है, सिंगल पेज डाउनलोड पे वर्क करता है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए। लूज XML इज़ पावरफुल इन समटाइम्स इंस्टीड ऑफ HTML। HTML XML से मिलती जुलती लैंग्वेज होती है, लूज XML इससे ज़्यादा पावरफुल होती है समटाइम। अच्छा, उसके बाद रिसोर्सेज क्या है? आपके वेब पेज पे जितने भी एलिमेंट्स देख रहे हैं आप, जितने भी फंड्स देख रहे हैं, इमेजेस देख रहे हैं, वो सब रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज टू टाइप की हैं, बाइनरी रिसोर्सेज, ओके, और दूसरी है लॉजिकल रिसोर्सेज। अच्छा, ये दोनों क्या है? बाइनरी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो फिज़िकली आप देख रहे हैं, ऑडियोज, फॉन्ट वगैरह, और लॉजिकल रिसोर्सेज लॉजिक्स प्रोवाइड करती हैं इनके पीछे। और बाइनरी रिसोर्सेज और लॉजिकल रिसोर्सेज का डिफरेंस है, या फिर अगर आपको कहा जाए बाइनरी रिसोर्सेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो बाइनरी रिसोर्सेज जो है वो एम्बेड होती हैं असेंबली में, और ये लोकलाइजेबल होती हैं। इसको आप अपने हिसाब से लोकलाइज कर सकते हैं। एंड अच्छा, बाइनरी रिसोर्सेज को डिफाइन कैसे करते हैं? ऐड अ फाइल एंड सेट द बिल्ड एक्शन रिसोर्स और कंटेंट, जस्ट सेट, उसको सेट करो और फाइल ऐड करके एंड दैट्स इट। इसके हमारे पास हैंडआउट में सिर्फ बाइनरी रिसोर्सेज को एक्सप्लेन किया गया, जबकि लॉजिकल रिसोर्सेज जो मैंने आपको बता दिया कि वो रिसोर्सेज होती हैं जो आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं, जो आपके लाइक कैप्शंस हैं, टैग्स हैं, ये सारी लॉजिकल रिसोर्सेज होती हैं। ये आपके इस लेक्चर से इतना ही था। अब चलते हैं हम लेक्चर 28 की तरफ। हम इसमें देखेंगे लोकलाइजेशन क्या होती है और ये किस बेसिस पे वर्क करती है। सबसे पहले लोकलाइजेशन क्या होती है? हम अपनी ऐप को इस तरह कस्टमाइज़ करते हैं जो नीडेड है। अगर आप डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट ऐप्स यूज़ करोगे तो उसकी लोकलाइज वे में, उसकी कल्चर्ड वे में वो ऐप ऑर्गेनाइज हुई हुई होगी, उसमें उस हिसाब से कंटेंट आएगा, वो लैंग्वेजेस यूज़ हुई हुई होंगी। तो दिस इज़ लोकलाइजेशन। अच्छा, लोकलाइजेशन रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग एंड कस्टमाइजिंग बाइनरी रिसोर्सेज सच एज, कस्टमाइज़ कर देते हैं, लैंग्वेजेस डिफरेंट यूज़ करते हैं, एंड दैट्स ऑल। उसके बाद सैटेलाइट असेंबली वो असेंबली होती है जो जिसमें सारी रिसोर्सेज होती हैं। यहाँ पर मैंने आपको सैटेलाइट असेंबली भी यहाँ डेफिनेशन लिख दी है कि सैटेलाइट असेंबली क्या होती है। उसके बाद बिल्ड सैटेलाइट असेंबली यू कैन सेट टू UI कल्चर, या UI कल्चर, यूज़र इंटरफेस कल्चर सेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके बाद नीड टू ओपन प्रोजेक्ट फाइल इन टेक्स्ट एडिटर, और फिर उसका एडिटर में एडिटर में ओपन करें एंड अंडर डिबग रिलीज एक्सेट्रा। इस तरह आप लोकलाइज कर सकते हैं। लॉग BML का नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे स्ट्रिंग लैंग्वेजेस को चेंज करता है, लॉग BML। उसके बाद यहाँ पे लॉजिकल रिसोर्सेज को डिफाइन किया हुआ है कि लॉजिकल रिसोर्सेज जो WPF की तरफ से इंट्रोड्यूस की गई थी, ये आर्बिट्री मतलब कि टेम्परेरी डॉट नेट ऑब्जेक्ट को स्टोर करती है और एलिमेंट्स को नेम एंड रिसोर्स प्रॉपर्टी नेम्ड इन एन एलिमेंट्स रिसोर्स प्रॉपर्टी और उसके नेम्स प्रोवाइड करती है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं इस लेक्चर में। ये कोडिंग है काफ़ी सारी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ आ जाता है स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक रिसोर्सेज। ये भी 2 काइंड ऑफ रिसोर्सेज है जिसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि स्टैटिक रिसोर्सेज वो हैं जो एब्स्ट्रैक्ट हो सकती हैं, होल कंट्रोल से एब्स्ट्रैक्ट कर सकती हैं, और डायनेमिक रिसोर्सेज रीअप्लाई होती हैं, एवरी टाइम इट चेंजेस इट रीअप्लाइज। तो यहाँ पर आपके पास पूरी इसकी डायनेमिक रिसोर्स की डेफिनेशन भी मौजूद है। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। स्टैटिक डजंट सपोर्ट फॉरवर्ड रेफरेंस विद डायनेमिक। स्टैटिक रिसोर्सेज फॉरवर्ड रेफरेंस को सपोर्ट नहीं करती, ये पॉइंट भी देख लीजिएगा आप। यहाँ पे कुछ XML है जिसको आप C# में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल है, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। ये सिंपल आपको जस्ट एक दफ़ा स्टडी करना है। मैं एक दफ़ा यहाँ पे दिखवा देती हूँ आप लोगों को कि अगर बैकग्राउंड XML में हम बैकग्राउंड बटन करते हैं जिसके सिस्टम कलर डॉट विंडो ब्रश अप्लाई करते हैं, तो C# में हम बटन डॉट बैकग्राउंड यूज़ करेंगे, ब्रश का टैग यूज़ करेंगे, उसके बाद ब्रश कन्वर्टर करके उसे कन्वर्ट कर देंगे सिस्टम कलर्स में। उसके अलावा डिफरेंट यहाँ पे और आपके पास डिफरेंट XMLs हैं जिसको आपको C# पर चेंज करना है। C# एक डिफरेंट लैंग्वेज है, XML एक डिफरेंट लैंग्वेज है, ह्यूमन फ्रेंडली है, तो इसमें आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। अच्छा, रिसोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक प्रोफेशनल ऐप में वो लोकलाइजेशन इनेबल करती है, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करती हैं, और वो स्टाइल्स और डाटा बाइंडिंग के साथ वर्क करती हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना स्टाइल्स और डाटा बाइंडिंग पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं डाटा बाइंडिंग क्या होती है। भाई, डाटा तो जितना भी आपके पास जितनी भी फाइल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वेब सर्विसेज हैं, ये सब आपका डाटा हो गया, ठीक है, ये आपको पता है। और डाटा बाइंडिंग क्या है? वो उन ऑब्जेक्ट को रिलेट करवाता है, प्रॉपर्टीज़ को आपस में कनेक्ट करता है, वो एक ब्रिज बनता है बिटवीन द रिसोर्सेज। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द रिसोर्सेज। ओके, सो इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द रिसोर्सेज। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्या होता है कि इज अ विजुअल क्लासिक सिनेरियो इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेड लिस्ट बॉक्स और कैटेगरी ऑफ आइटम्स एंड XML फाइल। जैसे कि आपके पास एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी लिस्ट बॉक्स की XML फाइल में, तो वो क्या डेटा बाइंडिंग है। उसमें आपने क्या कनेक्ट कर दिया? उसकी प्रॉपर्टीज़ को कनेक्ट कर दिया उसकी यूज़र इंटरफेस के साथ। बाइंडिंग बाइंड्स 2 प्रॉपर्टीज़ टुगेदर एंड कीप्स अ कम्युनिकेशन चैनल ओपन। ये 2 प्रॉपर्टीज़ को बाइंड करता है बाइंडिंग। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। सेटअप बाइंडिंग वंस एंड लेट इट हैंडल ऑल सिंक्रोनाइजेशन। वो सारी सिंक्रोनाइजेशन आपके कोड में हैंडल कर लेगा। बाइंडिंग की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक सोर्स प्रॉपर्टी है आपके पास और एक है टारगेट प्रॉपर्टी। ये दोनों प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। सोर्स इज एन ऑब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टी, पाथ कैन ऑल्सो यूज बाइंडिंग। अच्छा, सोर्स क्या है? एक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है, और टारगेट प्रॉपर्टी जहाँ पे आपको अपना डाटा पहुँचवाना है। हम किसी प्लेन टेक्स्ट से भी प्लेन .NET प्रॉपर्टी से भी बाइंड कर सकते हैं, और उसके अलावा हम कलेक्शन को भी बाइंड कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम भी होगी, उससे भी हम देखेंगे। अच्छा, कंट्रोल रेंडरिंग क्या है ये भी आप समझ लें। कंट्रोल रेंडरिंग क्या है? कंट्रोल रेंडरिंग जो है वो एक इजी है कि वो बेनिफिट्स देता है, आपका इजी वे है, वो आपको बेनिफिट्स देता है डाटा बाइंडिंग के विदाउट डाटा बाइंडिंग, ठीक है। उसके बाद WPF ने 3 वेज दिए हैं। अच्छा भाई, उसके बाद ये वाला पॉइंट आप देख लेंगे कि WPF गिव 3 वेज, हमें 3 वेज देता है डाटा बाइंडिंग के अलावा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट प्रॉपर्टीज़ है, उसके क्लासेस भी गिवन है। तो अगर ये आप टेबल देख लें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है एक। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट
एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी और उसकी क्लासेस गिवन है और ये डेटा टेम्पलेट्स हैं जो आपकी वर्किंग करेंगे। अच्छा, डेटा बाइंडिंग और प्रॉपरली समझने के लिए यहाँ पे इन्होंने पूरी फ़ोटो गैलरी की एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, यहाँ पर आप एक और चीज़ देखें कि डेटा बाइंडिंग क्या करता है, बाइंड करता है टू प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हो कोई बाइंडिंग का टारगेट से सोर्स की तरफ एक ब्रिज प्रोवाइड करता है डेटा बाइंडिंग। अगर ये टारगेट है तो टारगेट से सोर्स की तरफ ब्रिज प्रोवाइड करता है डेटा बाइंडिंग, ये एक ब्रिज प्रोवाइड करेगा। तो दिस इज़ व्हाट डेटा बाइंडिंग इज़। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, डेटा बाइंडिंग डिस्कस की और हमने बाइंडिंग ऑब्जेक्ट्स डिस्कस किए हैं, हमने एक्सटेंशंस डिस्कस की। अब हम चलते हैं कस्टमाइजिंग कलेक्शन की तरफ। जब इस सिंक्रोनाइज विद करंट आइटम ट्रू होता है तो जो करंट आइटम होता है वो डिफ़ॉल्ट व्यू में चला जाता है, ठीक है। इस बात को अंडरस्टैंड करना है। एक और होता है कि जब इस सिंक्रोनाइज जो है वो ट्रू होता है तो करंट आइटम की लोकेशन रेलेवेंट हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट व्यू इंसर्टेड, जब उसमें डिफ़ॉल्ट व्यू इंसर्ट हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, इस वाइज द कलेक्शन ऑफ सॉर्ट डिस्क्रिप्शन विच चूज द फील्ड एंड ऑर्डर। अब सॉर्ट डिस्क्रिप्शन एक प्रॉपर्टी होती है जो सॉर्ट करने के लिए, ऑर्डर में लाने के लिए डेट टाइम को प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। इसमें बहुत सारी और प्रॉपर्टीज़ भी इंक्लूड होती हैं। इट्स अ कलेक्शन। अच्छा, लिस्ट बॉक्स का कोई एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप नहीं होता, इसका कोई लिस्ट बॉक्स से एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप नहीं होता। अगर कुछ और कंट्रोल बाउंड से कोई और फिल्टर हो तो वो इसको भी सॉर्ट कर लेगा। अच्छा, नेक्स्ट पे आगे चलते हैं हम। इस टॉपिक में बहुत सारी कोडिंग है इस लेक्चर में। अब ये है सॉर्टिंग को ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है ट्रू फॉल्स की तरह भी कि सॉर्टिंग मस्ट बी अप्लाइड बिफोर ग्रुपिंग। पहले ग्रुपिंग से पहले सॉर्टिंग अप्लाई होगी और सेम क्राइटेरिया होता है ग्रुपिंग और सॉर्टिंग का। अच्छा, उसके बाद फ़िल्टरिंग क्या होती है, फ़िल्टरिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ़िल्टरिंग जो है, फ़िल्टरिंग आप करते हैं डिफरेंट फ़िल्टर लगा के जो प्रॉपर्टीज़ में, ये आपको फ़िल्टरिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपको फ़िल्टर करने देती है। बाय डिफ़ॉल्ट ये नल होती है। फिर अगर हम उस पर अगर फ़िल्टर को अप्लाई करते हैं तो इट विल अप्लाइड। अच्छा, प्रॉपर्टी पाथ एंड बाइंडिंग आर यूजफुल फॉर मास्टर डिटेल इंटरफेसेस। लाइक जो मास्टर डिटेल इंटरफेस होते हैं वो बाइंडिंग में, उसके लिए प्रॉपर्टी पाथ्स यूज़ होते हैं। लाइक सॉर्टिंग, ग्रुपिंग, फिल्टरिंग, ये सब मास्टरिंग इंटरफेसेस पे आ जाता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आपको न्यू व्यू क्रिएट करना है तो आप कलेक्शन व्यू सोर्स यूज़ करोगे, ठीक हो गया। उसके बाद ऑन सॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ग्रुप डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे देखो दूसरा वाला है कि सिंक्रोनाइज विद करंट आइटम इज ट्रू बाय डिफ़ॉल्ट फॉर कस्टम व्यूज़ हैव नो एक्सप्लिसिटली सेट फॉल्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ गया इस सिंक्रोनाइज करंट आइटम के बारे में बात हो गई। अब डाटा प्रोवाइडर्स, ये दो होते हैं, एक्सएमएल डाटा प्रोवाइडर्स और ऑब्जेक्ट डाटा प्रोवाइडर्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट डाटा प्रोवाइडर्स जो है वो एसिंक्रोनस डाटा बाइंडिंग के लिए ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक लैंग्वेज इंडिपेंडेंट क्यूरी का जिक्र है। लिंक डाटा बाइंडिंग उसके साथ काम करता है, उसके ज़रिए हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा रिजल्ट यूज़फुल हो जाता है। अच्छा, अगर आपको कंपाइलर एरर्स आते हैं तो आप उसके लिए एक्स डाटा यूज़ करते हो, यहाँ पे एक्स डाटा का भी जिक्र है। दैट्स फॉर ऑल फॉर लेक्चर 30।